नमस्ते फ्रेंड्स। जब से इंसान दुनिया में है तब से वह इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का निरीक्षण करते हुए उनके पीछे छुपे विज्ञान को जानने की कोशिश करता रहा है। मॉडर्न साइंस ने अनेकों रहस्यों को सुलझाया है जिसका फल आज हम देख सकते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब यह ब्रह्मांड पैदा नहीं हुआ था तब की स्थिति क्या थी। इसके बारे में अनेकों वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और यह बताया कि हमारा ब्रह्मांड पहले एक छोटे से बिंदु में समाया था। तब उस पॉइंट की डेंसिटी इनफाइनाइट, उसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था। तब टाइम भी नहीं था और स्पेस भी नहीं था, और उस पॉइंट पर एक एक्सट्रीमली पावरफुल यूनिफाइड फोर्स काम कर रहा था। किसी अननोन रीजन की वजह से अचानक उस पॉइंट में एक धमाका हुआ। स्पेस के एक्सपेंड होने से उस पॉइंट का भी एक्सपेंशन होता गया। एक रैपिड इन्फ्लेशन की वजह से जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता गया तब पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होने लग गया, और इस तरह आप जिस ब्रह्मांड में आज रहते हैं उसका जन्म हुआ। शॉर्ट में यह है बिग बैंग थियरी। तो यहाँ पर मैंने आपको बिग बैंग के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट के बारे में बता दिया कि सबसे पहले ब्रह्मांड किस अवस्था में था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्रह्मांड के पैदा होने को लेकर महावैज्ञानिक महादेव शिव क्या कहते हैं। ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट के बारे में महाभारत में बताया गया है। जब भीष्म पितामह सरशय्या पर लेटे होते हैं तो वे अपने उपदेश में महादेव शिव और उनकी पत्नी उमा की आपसी चर्चा को बताते हैं, जहां महादेव शिव की पत्नी उमा या पार्वती जी ब्रह्मांड के मूल कारण प्रकृति के बारे में पूछती है। प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पार्वती जी भगवान शिव को पदार्थ की मूल अवस्था के बारे में पूछ रही है, यानी कि परमाणु रूपी अवस्था के बारे में, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसे आपका घर ईंटों से बना है, एक घड़ा मिट्टी से बना है, वैसे ही यह ब्रह्मांड जिस फंडामेंटल मूल पदार्थ से बना है उसका नाम प्रकृति है। ब्रह्मांड के बनाने से पहले पदार्थ अपनी मूल अवस्था में रहता है। तो यहाँ पार्वती जी पूछ रही है कि ब्रह्मांड की सबसे प्राथमिक स्थिति इनिशियल स्टेट क्या थी, जिसके बारे में महावैज्ञानिक भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं। महादेव शिव ब्रह्मांड के मूल पदार्थ के अनेकों गुणों यानी प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हुए बताते हैं कि जब ब्रह्मांड पैदा नहीं हुआ था, यानी कि प्रलय अवस्था में था, तब संपूर्ण अनंत आकाश में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में हर जगह समान रूप से फैला हुआ था। ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट को प्रलय कहा जाता है, क्योंकि प्रलय का मतलब है पूरा ब्रह्मांड अपने बेसिक यानी मूल कारण में चारों तरफ से लय हो जाता है। उस मूल पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है नित्य, यानी कि उसका कोई कारण नहीं होता, वह कॉजलेस होता है, एटर्नल होता है, कभी पैदा नहीं होता और कभी नष्ट भी नहीं होता, हमेशा अपनी मूल अवस्था में बना रहता है। यानी कि आज भी वह पदार्थ ब्रह्मांड को बनाते हुए अपनी मूल अवस्था में भी बना हुआ है। फिर उसी की दूसरी प्रॉपर्टी है एक, यानी कि वह पदार्थ ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व पूरे इनफाइनाइट वैक्यूम स्पेस अनंत आकाश में हर जगह समान रूप से भरा होता है। वह अपने आप में एक होता है, यानी कि होमोजीनियस या यूनिफॉर्म होता है। पूरे इनफाइनाइट स्पेस में कहीं भी उसमें ऐसा डिफरेंस नहीं मिल सकता कि वह पदार्थ कहीं पर कम डेंस है तो कहीं पर ज़्यादा डेंस। उसका घनत्व हर जगह बराबर होगा, हर जगह जीरो डेंसिटी मिलेगी। उसी की तीसरी प्रॉपर्टी है अणु, यानी कि वह पदार्थ सबसे सूक्ष्म होता है। अणु का मतलब गोल कण जैसी अवस्था नहीं होती, बल्कि अणु शब्द का अर्थ सूक्ष्म होता है। इस पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह मॉडर्न साइंस में अब तक जाने गई सभी पार्टिकल्स से भी सूक्ष्म है। इतना ही नहीं, यह स्ट्रिंग्स से भी सूक्ष्म है। उसकी चौथी प्रॉपर्टी है व्यापी, यानी कि वह पदार्थ पूरे अनंत आकाश में हर जगह भरा होता है, कहीं पर भी बिल्कुल भी वैक्यूम स्पेस नहीं होता। उसकी पांचवी प्रॉपर्टी है क्रियाहीन, यानी कि उसमें कोई क्रिया नहीं होती। वह पदार्थ इनिशियल स्टेट में बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, कोई भी मोशन नहीं होती और कोई फोर्स भी तब नहीं रहता। छठी प्रॉपर्टी है अहेतुक,
यानी कि इसका कोई कारण नहीं है। ईश्वर भी इसका कारण नहीं है। यह पदार्थ हमेशा से एग्जिस्ट करता है। सातवीं प्रॉपर्टी है अग्राह्य, यानी कि यह पदार्थ किसी भी इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता। किसी भी टेक्नोलॉजी से भी डिटेक्ट करना इसे संभव नहीं है। आठवीं प्रॉपर्टी है अव्यक्त, यानी कि इस पदार्थ को किसी भी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती। यह अव्यक्त है, पूरी तरह से कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसी पदार्थ की नौवीं प्रॉपर्टी है मूल, यानी कि यह पदार्थ सबका मूल है। पूरे यूनिवर्स में जो भी जड़ पदार्थ हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, क्वार्क्स हो, ग्लूऑन्स हो या स्ट्रिंग्स हो, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर हो या फिर स्पेस हो, इन सब का मूल यही पदार्थ है। इसी से यह सब बने हैं। अंत में इसकी 10वीं प्रॉपर्टी है प्रधान, यानी कि यह सूक्ष्मतम पदार्थ संपूर्ण जड़ पदार्थ और ब्रह्मांड का धारण करने वाला होता है। सभी जड़ पदार्थ इसी पर आश्रित है। जड़ पदार्थों के अनेकों गुणों की उत्पत्ति इस पदार्थ के गुणों से होती है, चाहे वह पदार्थ का गुण मास ही क्यों न हो। तो इन सभी 10 गुणों से यह कंक्लूजन निकलता है कि ब्रह्मांड की इनिशियल स्टेट में मूल पदार्थ हर जगह इनफाइनाइट स्पेस में समान रूप से फैला हुआ था। उस समय अनंत अंधकार व्याप्त रहता है। अनंत शीतलता लिए हुए वह पदार्थ शून्य द्रव्यमान यानी मास, शून्य घनत्व और शून्य क्रिया सहित होता है, यानी कि उस समय उस पदार्थ में जीरो मास, जीरो टेम्परेचर होता है। गति बिल्कुल भी नहीं होती, न कोई कंपन होता है, न कोई फोर्स होता है, न कोई साउंड होता है। पूरे इनफाइनाइट वैक्यूम स्पेस में भरे हुए होने से वैक्यूम स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर कोई फिजिसिस्ट यह सोच सकता है कि वैदिक थियरी एनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती, क्योंकि पहले जीरो एनर्जी और जीरो मास था और वर्तमान ब्रह्मांड में एनर्जी और मास जीरो नहीं है। लेकिन जब हम मास और एनर्जी का वास्तविक मतलब जानेंगे तो यह बात भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर एनर्जी और मास कंजर्वेशन का प्रिंसिपल फेल नहीं होता। वैदिक थियरी में सृष्टि और प्रलय का साइकिल चलता रहता है, यानी कि इस ब्रह्मांड से पहले भी एक ब्रह्मांड था, उससे भी पहले एक ब्रह्मांड था। और वेदों के अनुसार कहा गया है यथा पूर्वम कल्पयत दिवम च पृथ्वी। इससे पता चलता है कि जैसा पहले वाला ब्रह्मांड था वैसा का वैसा आज का ब्रह्मांड है। सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती है, जिसका मतलब साफ तौर पर यह भी है कि जितना मास और एनर्जी पहले वाले यूनिवर्स में था उतना ही आज के यूनिवर्स में भी है। इसलिए यहाँ पर मास और एनर्जी कंजर्वेशन फेल नहीं होता। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो बिग बैंग और वैदिक थियरी की इनिशियल स्टेट में ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आता है। बिग बैंग में पदार्थ अपनी इन्फिनिट डेंसिटी में एक ही पॉइंट पर रहता है, जहाँ टेम्परेचर भी रहता है, फोर्स भी रहता है, मोशन भी होती है। जबकि महावैज्ञानिक महादेव शिव के अनुसार ऐसा नहीं होता। अगर बिग बैंग की बात करें तो सवाल उठता है कि जहाँ पर टेम्परेचर होगा, मोशन होगी, वह इनिशियल स्टेट कैसे कही जा सकती है? क्योंकि सवाल उठेगा कि टेम्परेचर कहाँ से आया, फोर्स कैसे पैदा हुआ, मोशन कैसे पैदा हुई। जबकि वैदिक थियरी में टेम्परेचर, मोशन, मास, एनर्जी यह सब जीरो है। इसलिए ऐसा कोई सवाल नहीं उठता कि ये सब कहाँ से आए। जैसे किसी जगह से कोई आवाज़ आ रही है, तब आप पूछेंगे कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर हर जगह शांति हो, सन्नाटा हो, तब आप यह नहीं पूछ सकते कि यह सन्नाटा कहाँ से आ रहा है। वैदिक थियरी में पूरे ब्रह्मांड में सारी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, एनर्जी, यह सब जीरो थी, क्योंकि मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज स्लीपिंग मोड में होती है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज जीरो होती है। बिग बैंग में अननोन रीजन की वजह से ब्रह्मांड एक पॉइंट से एक्सपेंड होकर आज की वर्तमान स्थिति में आया है। जबकि वैदिक थियरी में ब्रह्मांड अनंत वॉल्यूम में भरे बेसिक मूल पदार्थ में काल तत्व की प्रेरणा से ईश्वर के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से करोड़ों सालों में बना है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो बिग बैंग और वैदिक थियरी में सिमिलैरिटी ये है कि बिग बैंग में भी इनिशियल स्टेट को डिफाइन नहीं किया जा सकता। वैदिक थियरी में भी ऐसा है। बिग बैंग में स्पेस और टाइम नहीं होते, वैदिक थियरी में भी स्पेस और टाइम नहीं होते।
तो फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कौन सही है, मॉडर्न साइंटिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग या फिर महावैज्ञानिक महादेव शिव? मुझे यहाँ पर महादेव शिव की बात ज़्यादा साइंटिफिक लगती है। साइंस को भी उसी से मतलब है जो सही हो। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बिग बैंग को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिससे हम इस थियरी का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।